अगर आज आप जिंदा घर पहुंच गए तो खुद को खुश नसीब मानिए, क्योंकि नोएडा की सड़कों पर गाड़ियां नहीं मौत दौड़ रही है। एक 27 साल का लड़का 90 मिनट तक बर्फीले पानी में खा रहा। वो चिल्लाया, उसने टॉर्च जलाई, उसने मदद की भीख मांगी, लेकिन जानते हैं कौन आया उसे बचाने के लिए? कोई नहीं। युवराज मेहता 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो कोई बाहुबल नहीं था, वो आपकी और मेरी तरह एक टैक्स भरने वाला नागरिक था। उसका सपना था एक सफल करियर, लेकिन नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स ने उसके लिए 30 फीट गहरा पुल खोद रखा था। 16 जनवरी सेक्टर 150। सड़क पर अंधेरा इतना कि अपनी हथेली ना दिखे, ना स्ट्रीट लाइट, ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई बैरिकेड, बस एक खुला हुआ पानी से लबालब भरा कर। और इसे लापरवाही कहना बंद कीजिए। जब आप बिना किसी चेतावनी के बीच सड़क पर मौत का कुआं छोड़ देते हैं तो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं। ये है कि नोएडा अथॉरिटी वो अफसर जो करोड़ों फ्लैट्स का नक्शा पास करते हैं, या उस रात उनकी आंखें भी कोहरे में अंधी हो गई थी। गाड़ी गड्ढे में गिरती है और पानी इतना ठंडा कि आपका हड्डी पीट जम जाए। युवराज हार नहीं मानता। वो खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। वो अपने पिता को फोन करता है। हर्ष कर रहा था और हमको बोला था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर, जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। क्या कुछ देखा आपने? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहाँ तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है। क्या क्या करते हैं आपके बेटे लगातार? क्या इधर से आना जाना है? मेरा बेटा गुड़गांव से आता जाता था। सर्विस थी वहाँ, डनहम्बी नामक कंपनी है, इंजीनियर है, बिग डेटा इंजीनियर है। 2-3 दिन घर से करता था वर्क फ्रॉम होम, बाकी ऑफिस जाता था। क्या लगता है आपको कि उपकरण की कमी हो गई, इससे जान गंवा दी? उपकरण की कमी और जो वहाँ पर कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। सोचिए उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने फोन पर अपने बेटे की आखिरी सांसें सुनी। युवराज ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई। वो फ्लैश लाइट और चीख चीख कर कह रही थी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन सिस्टम उस रात गहरी नींद में सोया था। पुलिस आई, लेकिन उनके पास ना टॉर्च थी, ना सही जानकारी। रेस्क्यू टीम को ये तक नहीं पता कि जाना कहाँ है। शर्म की बात यह है, एक डिलीवरी बॉय अपनी जान पर खेलकर पानी में कूदता है। रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज़्यादा है, कोई ना कोई जोड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था। मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज़्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। धुंध बहुत ज़्यादा थी, प्लस में वो बेसमेंट था, उसमें सरिया का भी डर था। सरिया रियली में है उसके अंदर, वो बेसमेंट खुदा हुआ है बिल्डर के थ्रू। तो घबराए हुए थे। मैंने बोला क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा आप पे तैरना आता है? मैं कहा जी आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं बिल्कुल जा सकता हूँ। तो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुरंत 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। मैं इतने अंदर तक गया था कि जहाँ से मैं गया था रोड से, वहाँ कम से कम 100 आदमी खड़े थे, लेकिन मुझे एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं इतना अंदर चला गया था।
जाके मैं वो मुझे दूर से टॉर्च का इशारे से बता रहे थे कि आपको कार इधर ढूंढनी है, आप इधर देखो, लास्ट टाइम वो लड़का यहाँ पे डूबा है। क्यों? मेरे जाने से 10 मिनट पहले वो लड़का डूबा है। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है फ़ोन की टॉर्च जला जला के कि मुझे बचा लो प्लीज़, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोड़ में गिर चुका हूँ, मैं कहीं जोड़ में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है जी। पुलिस प्रशासन मौके पे ही पहुंच गए थे, बहुत जल्द पहुंच गए थे। तैरना पुलिस वाले कुछ बुजुर्ग अवस्था में थे, जिनकी एज मैं बता सकता हूं आपको 50+ थी। जो नौजवान थे वो खुद नहीं दाग पा रहे थे। क्यों? उस दिन माइनस टेम्परेचर था, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, उसके कारण प्लस में उन पर तैरना नहीं आता था। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड पे कॉल की, 20 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। फायर ब्रिगेड वालों ने कोशिश की, इतने ही मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप 1 मिनट मुझे जाने देंगे, नू आप तैरना तो हाँ मगर जा सकते हो। तो मैंने जाके अंदर कम से 30 से 40 मिनट उस भाई को सर्च किया था। वो मुझसे बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, एक बार आप जाके देखो जल्दी से जल्दी, क्या पता वो बेहोश हो गया, कोई दिक्कत हो। मगर ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने पूरा जितना भी वो तालाब है, बेसमेंट है, कम से कम उसकी चौड़ाई मैं बता सकता हूँ आपको 100 मीटर प्लस चौड़ाई है उसकी, और कम से कम 200 मीटर लंबाई है उसकी। जी। आपने बचने का प्रयास किया, फिर क्यों नहीं बचा पाए? बचा इसलिए नहीं पाया जी, मैं उसको लड़का जो 1.5 घंटे से वो फंसा हुआ था, जब वो लड़का डूब गया था उसके 10 मिनट बाद मेरा ऑर्डर बजा था। मैं तो ऑर्डर लेके जा रहा था नॉर्मली तरीके से, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई है। वरना अगर मौके पे पता होता तो 15 दिन पहले सेम घटना, मैंने वही कति सेम घटना में। सर मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझ पे तैरना आता है। नो आप पे तैरना आता है? जी मुझ पे तैरना आता है। ठीक है तो आप जा सकते हैं। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था मैं इसमें डूबूंगा नहीं, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली ये मिल जाएगी 5 मिनट पहले अगर लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, क्या पता वो बेहोश हो गया हो, गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ था, क्या पता वो गाड़ी के ऊपर ही बेहोश होगा। कोई 1% अगर बचाने की उम्मीद होती तो मैं उसे 100% बचा देता। देखो जी पुलिस वालों के पास तो वो सेफ्टी नहीं थी जो और होती हैं, ठीक है जी, जैसे कि सेफ्टी जैकेट हो गई है और नाव वगैरह, रस्सा वगैरह, लेकिन पुलिस ने मौके पे फायर ब्रिगेड को बुला दिया था। इन वर्दी वाले किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। अब खबर आ रही है गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है, सच को फाइलों के नीचे दबाने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर सच बाहर आया तो कई सफेद पोष लोग जेल के पीछे होंगे। पोस्टमार्टम कहता है डूबने से मौत, लेकिन मैं कहता हूँ सिस्टम की शरण से मौत। आज बिल्डर्स पर केस हुआ है, SIT बैठी है, लेकिन ये सब तब हुआ जब वीडियो वायरल हुआ। अगर कैमरा ना होता तो आज युवराज को सिर्फ एक ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाकर रफा दफा कर दिया जाता। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ये शहर कंक्रीट के जंगल है, जहां आपकी जान की कीमत 1 ईंट से भी कम है। सुनिए और समझिए, रात में अनजान सड़कों पर गूगल मैप्स पर भरोसा कम करें और अपनी आंखों पर ज्यादा करें। दूसरी बात, अगर कहीं गड्ढा दिखे तो सिर्फ बच कर ना निकले, उसकी फोटो खींचकर ट्विटर पर अथॉरिटी को टैग करें। आपकी एक फोटो किसी की जान। युवराज की चिता ठंडी हो चुकी है, लेकिन इंसाफ की आग बुझनी नहीं चाहिए। आज अगर आप चुप रहें तो कल किसी और के घर का चिराग ऐसे ही अंधेरे गड्ढे में बुझ जाएगा। कमेंट में लिखिए #justice4युवराज और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इन सोए हुए अफसर की कुर्सियां हिल जाए।